इस तरह मत झुको, पेट पर वजन पड़ेगा। लाओ मुझे दो, मैं काट देता हूँ। उसके कहते ही मरियम को 440 वोल्ट का शॉक लगा था। शामिर बख्श चौधरी और उसके नाखून काटे, वो भी पाँव के। ये तो कभी तसव्वुर में भी ना गुजरा था। नहीं नहीं, मैं खुद काट लूंगी, ऐसा भी कोई वजन नहीं पड़ रहा। वो फौरन ही इनकार करने लगी। उफ, कभी तो मेरी सुन लिया करो, वो झिंझरा कर कहता। फौरन ही उसके हाथ से नाखून कटर छीन गया था। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, मुझे नाखून कटर वापस दो। वो दिलनशीन गुड़िया फौरन एहतजाजन गोया हुई, मगर उसके एहतजाज को खातिर में ना लाते हुए शामिर उसके नाखून पर झुक चुका था। चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नॉवल वफ़ाए यार की किस्त नंबर 36 लेकर। तो आइए हम बगैर ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। शामिर वैसे बेयकीनी से उसका नाम बड़बड़ाई। गुड मॉर्निंग। आँख खुलते ही जो सबसे पहला चेहरा नज़र आया वो उसकी प्यारी बीवी का था, जो उसे ही घूर रही थी। वो खूबसूरत लड़का अंगड़ाइयाँ लेता हुआ उठकर बैठा। तुम कब आए? आहिस्तगी से इस्तफसार किया। मैं तो कल रात 9 बजे ही आ गया था, लेकिन इतनी जल्दी आने के बावजूद भी तुम सोती हुई मिली। उसके लहजे में थोड़ा शिकवा झलका, जिसे मरियम ने महसूस भी किया। कल अस्पताल से आई थी तो थक गई थी, इसलिए जल्दी सो गई। वो नज़र झुकाकर जवाब देने लगी। शामिर जैसा भी था उसकी औलाद का बाप था, और एक लड़की के लिए उसका बाप क्या होता है ये खुद मरियम से बेहतर कौन जान सकता है। वो नहीं चाहती थी उसकी बेटी भी उसी की तरह लावारिस पले। बाप के होते हुए भी आज पहली बार शामिर को उसके लहजे में लचक महसूस हुई। नाश्ते में अगर कुछ खाने का दिल चाह रहा है तो बता दो, मैं ले आऊँगा। शामिर ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। जब सबको बेटा होने की नवीद सुनाई गई थी तो यकीनन शामिर को भी बेटा ही बताया गया होगा। ये ख्याल आते ही मरियम को अपना दिल मुट्ठी में भींचता महसूस हुआ। वो अजीब कश्मकश का शिकार हुई कि उसे हकीकत बताए या ना बताए। अगर हकीकत जानने के बाद उसने अबॉर्शन पर जोर दिया तो उसे शदीद खौफ लाहक हुआ। वो पहले भी अपना एक बच्चा खो चुकी थी, दूसरा नहीं खोना चाहती थी। नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो तो बेहतर है। वैसे भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट 100% पर मुबनी थोड़ी है। वो जैसे अपने दिल को दिलासा दे रही थी। हेलो, कहाँ खो गई? कुछ पूछा है मैंने? उसे जवाब ना देता देख शामिर ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए अपनी जानिब दोबारा मतवजा किया। नहीं, उसका चेहरा बहुत उतरा उतरा सा लगा शामिर को। वो खुशी तो कहीं नज़र ही ना आई जो वो देखने आया था। क्या वो खुश नहीं थी उसके बच्चे से? ये ख्याल आते ही उसने फिर मरियम की जानिब देखा। वो लड़की अभी भी खोई खोई सी नज़र आई। मुकाबिल हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट बहुत रंजीदा सी थी। चलो तो फिर मैं तुम्हारे लिए खुद ही कुछ ले आता हूँ। ये कहता हुआ वो बेड से उतरा। वो वॉशरूम की तरफ एक कदम ही बढ़ा था कि कुछ याद आने पर वापस मुड़ा। मरियम अभी अपनी सोचों में मगन थी कि अचानक उसकी पेशानी पर नरम होंठ मिस हुए। उसने चौंक कर निगाह उठाई। उसका दिल इस हसीन नौजवान की नज़दीकी के सबब धक धक करने लगा। शामिर ने एक लफ्ज़ न कहा, बस मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखा और फिर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अगला सीन। अम्मी, आपने सबसे झूठ क्यों बोला? मरियम चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई थी उनसे ये सवाल करने से। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने देखा है आखिर में बाप को बेटी की आ ही जाती है। फ़हीम को भी जोनी की आ ही गई थी ना। जब तुम्हारी बेटी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अभी इन लोगों को खबर हुई तो ये सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि ज़ाया करा दो, और मैं अपनी पोती को मारना नहीं चाहती। उनके आखिरी जुमले ने मरियम के दिल को छू लिया था। वो हमेशा से शमीम बेगम को एक लालची, बेहिस और खुदगर्ज औरत समझती थी, मगर आज महसूस हुआ चाहे वो कितनी बुरी सही, मगर अपनी पोती के लिए वो शाहीन बेगम से लाख गुना बेहतर है। जबकि वो बेचारी नहीं जानती है तो सिर्फ शमीम बेगम की चाल थी उसे अपने बेटे के दिल से उतारने की। वो देख चुकी थी मरियम उनके किसी काम की नहीं। फ़हीम उसे अपनी जायदाद में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं था अभी तक, जबकि उनका बेटा उसकी मोहब्बत में घुले चले जा रहा था। हाल तो ये है कि अब वो मरियम के पीछे उनसे लड़ने से भी दरीग़ नहीं कर रहा था। और वो वैसे भी मरियम का बुखार उसके सर से उतारने की ख्वाहिशमंद थी, और ये मौका उन्हें मरियम की प्रेगनेंसी ने फराहम किया। एक लड़की जनने वाली थी। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह। फ़हीम कैसे मोहब्बत का दावेदार था कोमल से, मगर बेटी जनने के बाद मानो उसकी मोहब्बत का सारा बुखार उतर गया। इन हवेली के मर्दों को बेटा चाहिए होता है अपनी विरासत व इज़्ज़त वक़ार के लिए, बेटी नहीं। बेटी को तो ये बोझ समझने वाले लोग हैं। उन्होंने सोच लिया था बेटी होने के बाद तो मरियम के पाँव में वैसे भी ज़ंजीर बन जाएगी। उसने फिर
कहीं नहीं जाना, जिस हाल में भी रखेंगे खामोशी से सहती रहेगी बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वो शामिर की दूसरी शादी करा देंगी, वो भी अपनी पसंद की लड़की से, बिल्कुल उसी तरह जैसे फ़हीम की शाहीन बेगम ने कराई थी। वो लड़की नहीं जानती उसका नसीब बिल्कुल उसकी माँ की तरह था। ये सोच शमीम बेगम खबासत से मुस्कुरा दी। आपने शामिर को भी यही बताया कि मेरा बेटा होने वाला है? हाँ, फ़क़्त उनका एक लफ्ज़ी जवाब, मगर मरियम को लगा जैसे उसका दिल बैठ गया। वो लड़की बेअख्तियार ही अफ़सरदगी से मुस्कुरा दी। अगला सीन, क्या कर रही हो? वो कमरे में दाखिल हुआ तो मरियम को अपने पाँव पर झुका हुआ पाया। नाखून काट रही हूँ, नज़र नहीं आ रहा? मुकाबिल लापरवाही से गोया हुई, साथ साथ अपना दुपट्टा जो बेड पर पड़ा था उठाकर अपने कंधे पर डाला। उसकी मोटी सी चोटी पाँव के नाखून काटते वक्त आगे की जानिब लटक रही थी। उसका नाजुक वजूद नीले रंग के कपड़ों में अलग ही जच रहा था, खास तौर पर उसकी सुराहीदार सफ़ेद गर्दन जो हर बार शामिर की तवज्जो अपनी जानिब बस खुद ही मबजूल कर लेती थी। इस तरह मत झुको, पेट पर वजन पड़ेगा, लाओ मुझे दो, मैं काट देता हूँ। उसके कहते ही मरियम को 440 वोल्ट का शॉक लगा था। शामिर बख्श चौधरी और उसके नाखून काटे, वो भी पाँव के, ये तो कभी तसव्वुर में भी ना गुजरा था। नहीं नहीं, मैं खुद काट लूँगी, ऐसा भी कोई वज़न नहीं पड़ रहा। वो फ़ौरन ही इनकार करने लगी। उफ़, कभी तो मेरी सुन लिया करो, वो झिंझला कर कहता। फ़ौरन ही उसके हाथ से नाखून कटर छीन गया था। मैंने कहा ना मैं कर लूँगी, मुझे नाखून कटर वापस दो। वो दिलनशीन गुड़िया फ़ौरन एहतजाजन गोया हुई, मगर उसके एहतजाज को खातिर में ना लाते हुए शामिर उसके नाखून पर झुक चुका था। कहने को मुकाबिल सिर्फ उसके पाँव पर झुका था, मगर वो नहीं जानता उसका ये अमल मरियम के दिल की दुनिया हिला गया। वो जानती थी शामिर किस कदर मगरूर और लापरवाह बेनियाज था शख्स से, जिसे दुनिया में किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, मगर इस लम्हे वो उसकी परवाह कर रहा था। वजह चाहे कुछ भी हो, मगर वो झुका था और उसका ये झुकना मरियम के दिल को झुका गया था। बचपन में अक्सर उसके पाँव के नाखून किसी चीज़ से टकराने के सबब टूटा करते थे। उसकी नानी काफ़ी बूढ़ी खातून थी जिन्हें कम नज़र आता था, इसलिए वो उसके पाँव के नाखून नहीं काट पाती थी, और वो छोटी थी इसलिए उसके हाथ में नाखून कटर भी नहीं देती थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो खुद ही जैसे तैसे करके नाखून काट लिए, कभी कभार तो जड़ तक ज़ख्मी कर लेती। जिन बच्चों के वालिदैन नहीं होते उनकी ज़िंदगी महरूमियों का गढ़ होती है। वो मोहब्बतों की तरसी हुई लड़की थी। शामिर का ये छोटा सा अमल ही काफ़ी था उसका दिल अपनी जानिब खींचने के लिए। क्या शामिर मेरा इतना ख़याल सिर्फ़ इसलिए कर रहा है कि मैं उसके बेटे की माँ बनने वाली हूँ? इस ख़याल का आना था कि इस लड़की का दिल शदीद भारी हुआ। इन पर नील पॉलिश लगा दूँ, मुझे अच्छी लगती है। अचानक आने वाली भराई आवाज़ पर वो हवासों में लौटी। इस लड़के की आंखों में अजीब सी चमक थी ये सवाल करते वक्त। वो चमक भी मरियम को अपने दिल में खौफ पैदा करती मालूम हुई। मुझे नमाज़ पढ़ने में मुश्किल होगी, वज़ू नहीं होता उससे। वो नहीं मना करना चाहती थी अपने शौहर को, ख़ास तौर पर इस चमक को देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं। वो जानती थी शामिर किस कदर खूबसूरत कलियों के बीच रहता है, इनके आगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की थी, मगर नमाज का मसला था। ओह! चलो तो फिर छोड़ो, उसने तेज़ी से कहा। वो अलग बात है। मरियम का जवाब सुन उसका दिल थोड़ा मायूस हुआ। उसने नहीं बताया मरियम को वो नील पॉलिश रिमूवर भी लेकर आया है। उसे लगा मरियम लगवाना ही नहीं चाहती, वो कोई सोलह सिंगार करना ही नहीं चाहती उसके लिए। अगला सीन, मरियम के जाने के बाद उसे घर काटने को दौड़ने लगा था। फ़हीम भी हर वक्त अपने काम में बिजी रहता। अकेलेपन का एहसास पहले से ज़्यादा खाने लगा। जब आमन से बात होना भी बंद हो गई, वो कॉल करती थी रोज़ाना, मगर दूसरी जानिब से कॉल रिसीव ही नहीं होती थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे इस वक्त नहीं हो रही थी। 20 से 22 कॉल्स कर चुकी थी। वो मैसेज भी किए, मगर कोई जवाब नहीं। क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? मगर क्यों? उसके दिल ने कहा कि वो ज़रूर काम में बिज़ी होगा, मगर दिमाग वो तो कहीं और ही ताने-बाने बुनने लगा। कहीं उसकी माँ ने फिर तो उसे लड़कियाँ दिखाना शुरू नहीं कर दी शादी के लिए? बस इस ख़्याल का आना था कि उसका दिल भारी होता महसूस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद को नेगेटिव सोचों से दूर रखने की बहुत कोशिश कर रही थी इन दिनों। उसे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था, मगर उसके इर्द-गिर्द के लोगों पर नहीं। उसने फिर कॉल की, बेल बजती रही मगर रिसीव न हुई। काले बिल्ले कहाँ हो? स्क्रीन पर काला बिल्ला चमकता देख वो बेबसी से बड़बड़ाई। अगला सीन, मरियम सोने ही लेटने लगी थी कि सेल रिंग हुआ। शामिर नींद में ही तकिए पर हाथ मारने लगा सेल ढूंढने की गर्ज से, मगर तकिए पर होता तो मिलता ना, वो तो साइड टेबल पर रखा था। मरियम ने शामिर को देने की नीयत से सेल उठाया, ना चाहते हुए भी सेल की स्क्रीन पर नज़र पड़ी जहाँ प्रीटी आइज लिखा चमक रहा था। उसे नहीं इल्म क्यों, मगर पूरे जिस्म में खून की रवानगी तेज़ हो गई। वो दांत कचकचाने लगी थी। किसका फ़ोन है? क्योंकि सेल रिंग होना बंद ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो हसीन लड़का जो वाइट बनियान और ढीली ढाली ब्लैक पैंट में मलबूस था, ज़बरदस्ती आंखें खोल उठकर बैठा। उसने देख लिया था कि मरियम के हाथ में सेल है। तुम्हारे चाहने वाली का? मरियम ने दांत पीसते हुए कहते उसकी जानिब सेल बढ़ा दिया। इस लड़की की आंखों में जेलिसी थी जो वो महसूस कर सकता था। ओ,
वो पहले तो वो उलझा, मगर जब उसने सेल की स्क्रीन देखी तो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखरी। ये दानियाल है चश्मिश, इस नौजवान ने खासा जताते हुए बताया। मरियम फिर भी उसे मशकूक निगाहों से तक रही थी। यकीनन उसने मुकाबिल की बात पर एतबार नहीं किया था। इस उल्लू के पट्टे को पता नहीं है कि मेरे पास इसका ये नंबर पहले से सेफ है। ये समझता है कि मुझे लड़की की आवाज़ निकाल कर बेवकूफ़ बना सकता है। वो सर झटकते हुए कहता, कॉल रिसीव कर गया था। उसने सेल दानिस्ता तौर पर स्पीकर पर रखा। हेलो डार्लिंग। कॉल रिसीव होते ही दूसरी जानिब से लहकती हुई आवाज़ कानों की समाज से टकराई। हेलो। उसने खासा नरोठे लहजे में जवाब दिया। उफ, तुम्हारी आवाज़ कितनी सेक्सी और मीठी है, फिदा होते हुए बोली। वाकई, तो फिर मेरी बीवी को बताओ ना डार्लिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसे मेरी आवाज़ कुछ ख़ास पसंद है। उसने शौक़ी से मरियम की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। बीवी? दूसरी जानिब से बेयकीनी से बड़बड़ाया गया। जी बीवी। दानियाल के बच्चे क्यों मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में फूंक डाल रहे? शामिर ने खासा सख्त लहजे में कहा। ये सानिया कब पेश आया? दूसरी जानिब से हैरत भरी आवाज़ दोनों मियाँ बीवी की कानों की समाज से टकराई, मगर वो आवाज़ अभी भी नस्वानी थी। सालों हुए, अब तो एक बच्चे का बाप भी बनने वाला हूँ, खासा फखराना गोया हुआ। तू मजाक कर रहे है ना मेरे साथ? दूसरी जानिब से आने वाली आवाज़ अब मुकम्मल बदल चुकी थी, जिसे सुन मरियम ने हैरत से सेल को देखा, जैसे इस हसीन नौजवान ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो ले अपनी भाभी से बात कर, वो तुझे मेरी महबूबा समझ रही है। इस दिलनशीन ने फौरन ही घूर कर शामिर को देखा। दानियाल को ये बताने की क्या ज़रूरत थी भला? अब देख क्या रही हो? लो पकड़ो, बात करो मेरी चाहने वाली से। शामिर ने ज़बरदस्ती उसे अपना सेल पकड़ाया। हेलो। उसके आहिस्तगी से कहने के बावजूद दूसरी जानिब दानियाल फौरन आवाज़ पहचान गया था। मरियम? मुंह से बेसाख्ता निकला। जी। मरियम बहुत शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉल की बेस पर गलतफहमी का शिकार हुई और बजाय अपने शौहर से बैठकर बात क्लियर करने के अलहदगी का सोच बैठी। ओह, तभी मैं कहूँ शामिर की नज़र तुमसे हटती क्यों नहीं है? दानियाल का अगला जुमला सुनते ही शामिर ने फौरन ही सेल मरियम के हाथ से झपट लिया। वो नहीं चाहता था कि दानियाल अपनी एक्साइटमेंट में उसके सारे राज मरियम के कानों तक पहुंचा दे। उसने कॉल भी स्पीकर से हटा दी थी। अब वो नहीं जानती क्यों, मगर कहीं ना कहीं उसका दिल पुरसुकून हो गया था कि वो प्रीटी आइज दानियाल निकल कर आया। मगर फिर दिल में ख्याल आया, अगर उसके हैंडसम और डैशिंग शौहर की एक चाहने वाली कम हो गई तो क्या? कितनी ही पड़ी हैं उसकी राह में जो सिर्फ उसकी एक नज़र की मुंतज़िर रहती हैं। ये ख्याल आते ही जो शर्मिंदगी थी वो मानो एक लम्हे में चूमंतर हुई। वो शामिर को मुँह नाक चढ़ाती अपनी जगह पर आकर लेट गई थी, साथ साथ अपनी जानिब का लैम्प भी ऑफ कर दिया। जबकि शामिर दानियाल से बातें करने में मसरूफ़ था। मरियम, क्या मैं बीच में से ये तकिया हटा सकता हूँ? सेल साइड में रख उस दिलनशीन गुड़िया के नाजुक और खूबसूरत वजूद को गहरी बोलती निगाह से तकते भराई आवाज़ में इस्तफसार किया। शामिर को वो तकिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दरमियान में अब वो उसकी आंखों में खटकने लगा था। मरियम जाग रही थी। मुकाबिल का सवाल सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक अपने गाल और कान जलते महसूस हुए। उसकी पनाहों में गुजारी रात फिर आंखों के आगे चलने लगी। इस लड़की ने बमुश्किल थूक गले में निगला। मरियम ने कंबल को दोनों हाथों से मुट्ठियों में मजबूती से भींच लिया था। मरियम, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। मुकाबिल की आवाज़ इस बार मजीद नज़दीक से आई। शामिर, क्योंकि वो जानता था कि वो जाग रही है, इसलिए मजीद सोने का ड्रामा ख़त्म करते हुए उठकर बैठने की नीयत से इस खूबसूरत लड़की ने आंखें खोली, मगर अगले ही लम्हे शामिर को खुद पर छाया देख बुरी तरह चौंकी। उसने दोनों हाथ मरियम के वजूद के दाएं बाएं जमा रखे थे। उसकी आंखें मरियम की आंखों में अपना अक्स देख रही थी। मरियम ने देखा वो अपने दोनों हाथों पर वजन देकर खुद को उसके वजूद पर गिरने से रोक रहे। मतलब साफ था, जब तक वो खुद हाँ नहीं करेगी मुकाबिल करीब नहीं आएगा इस बार। शामिर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने अपनी सफ़ेद खड़ी नाक जब उस लड़की की नाक से मसली तो पूरे जिस्म में बरकी रूह की तरह बिजली दौड़ गई। इस खूबरू नौजवान की महक उसे मुकम्मल अपने हिसार में जकड़ चुकी थी। डॉक्टर सिर्फ शुरू के माह में मना करते हैं, तुम्हारा तो 5वां महीना है। इस लड़की की खूबसूरत आंखों में आज एहतजाज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बस वो सुनसी कैफियत का शिकार थी, जैसे उलझी हुई हो। शायद वो अभी तक उस पर एतबार नहीं कर पा रही थी। शामिर को खुद से दूर करके वो अपनी बेटी के लिए महरूमियों भरी ज़िंदगी नहीं मुंतखब करना चाहती थी। इसलिए अपनी सारी कश्मकशों और नेगेटिव सोचों को एक साइड में रखकर आंखें मूंद गई और आहिस्तगी से इस बात में सर हिला दिया। आंखें खोलो मिस चश्मिश, मुझे देखो। उसकी गर्म सांसें मरियम अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वो डिमांड कर रहा था कि वो आंखें खोले और उसे देखे। मरियम ने आहिस्तगी से आंखें खोलकर उसे देखा। वो बहुत नज़दीक था।
उसकी गहरी आंखें रूह को छूती मालूम हुई। उसने मरियम को इजाज़त नहीं दी आंखें मूंदने की। वो चाहता था मरियम कबूल करे उसे, दिल से भी और दिमाग से भी। वो कोई बिल्ली नहीं था जो आंखें मीचने पर गायब हो जाएगा। वो एक साइबान था, ऐसा साइबान जो हमेशा उस पर साया किए रहना चाहता था अपना। चाहे फिर तपती धूप हो या बारिश, आंधी आए या तूफान, वो लड़की उसकी पनाहों में महफूज थी। इस बात का उसे एहसास दिलाना चाहता था। रफ्ता रफ्ता वो इस दिलनशीन और अपने दरमियान की सारी दूरियां मिटा गया। अगला सीन, जोनी हमारे साथ चलोगी रेस्टोरेंट खाना खाने? रात का खाना हम साथ खाने वाले हैं। वो कोचिंग से बाहर ही निकले थे जब उसकी सहेली बिनिश ने उसकी जानिब देख इस्तफसार किया, क्योंकि वो जानती थी कि जोनी हर बार की तरह इनकार ही करेगी, इसलिए वो सिरसिरी सा पूछ रही थी फ़क्त। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब जोनी ने अगले ही लम्हे फ़ौरन हाँ कर दी। आज क्या सूरज मशरिक की जगह मगरिब से निकला है? बिनिश और बाकी सब चाह कर भी अपनी हैरत का इजहार करे बगैर ना रह सके थे। वो हिफ्जा थी जो फ़ौरन ही जोनी को देख हैरत से गोया हुई। दरअसल मेरी बहन अपने घर चली गई है, घर में कोई भी नहीं होता। अब मैं बोर हो जाती हूँ, तो अच्छा यही है कि तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। घर में बोर होने से तो बेहतर ही होगा। सही फैसला किया है जानी। बिनिश ने फ़ौरन ही उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद से लगाते बड़ी मोहब्बत से कहा। तीनों बिनिश की गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट पहुंचे। जोनी का दिल धक धक कर रहा था। वो खुद को समझाने लगी कि आमन का भरोसा नहीं टूटेगा। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने से वो जानती थी आमन बख्श ने बहुत भरोसा करके उसे शहर भेजा है पढ़ने के लिए, इसलिए वो खुद भी तालीम के अलावा किसी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेती थी, चाहे उसकी दोस्तें कितना ही कहती रहें। मगर अब वो बोर होने लगी थी घर में बैठे बैठे। उसका दिमाग हर वक्त नेगेटिव सोचों में ही रहता। 3 माह हो चुके थे अपने काले बिल्ले को देखे। 3 माह में एक बार भी आमन बख्श ने उसे कॉल नहीं की थी। वही पागलों की तरह रोज़ाना उसे कॉल करती, मैसेज करती, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं होता। यही सबब था कि अब मनफी सोचें दिन ब दिन बढ़ रही थी, जिनसे वो आज़ादी चाहती थी, थोड़े वक्त के लिए ही सही मगर आज़ादी। इसलिए आज वो अपनी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट आ गई थी। जोनी ऐसे क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। हिफ्जा ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ खींचा। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए, हिफ्जा की आंखें हैरत से फैली। भाई, वो खुशी से चीखी। जोनी और बिनिश ने एक साथ टेबल पर बैठे लड़कों की जानिब देखा। हिफ्जा अपनी एक्साइटमेंट में तेजी से जोनी को अपने भाई की टेबल की जानिब लेकर चल दी, मगर जोनी की निगाह तो उसके भाई के साथ बैठे शख्स पर जाकर जम गई। आलियान, वो डार्क नीले रंग की पैंट कोट में मलबूस नौजवान अपनी कॉफ़ी मुंह से लगाए हुए था। जब उसकी निगाह सामने से आती लड़कियों पर गई, जोनी को इतने वक्त बाद अचानक अपने सामने देख वो भी हैरान हुआ। हिफ्जा ने बिनिश और जोनी को अपने भाई और उसके नए बिजनेस पार्टनर से तारुफ करवाया। बिनिश हो या हिफ्जा, दोनों की ही निगाहें आलियान से नहीं हट रही थी। वो था ही इतना खूबसूरत, और वो अपने बिजनेसमैन वाले प्रोफाइल में तो कुछ ज़्यादा ही क़यामत ढा रहा था। आलियान और वो बिल्कुल आमने सामने बैठे थे। इस हसीन लड़के ने ऐसा कोई तासुर ना दिया जिससे महसूस हो कि वो जोनी को पहले से जानता है, मगर फिर भी जोनी को डर लग रहा था। पहली बार जिंदगी में कोई चीज़ इससे खौफजदा कर रही थी, और वो थी आमन बख्श की नाराज़गी। इस चुलबुली गुड़िया को खुद भी इल्म नहीं था कि आमन बख्श चौधरी उसके दिलो दिमाग पर इस कदर काबिज हो चुका है कि अब सिर्फ एक मामूली से रेस्टोरेंट आने और आलियान के साथ बैठकर खाने में वो डर रही है कि कहीं आमन का भरोसा ना टूट जाए, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो खफा ना हो जाए। वो खुद को यही कहकर तसल्ली दे रही थी कि बाकी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, वो अकेले तो बैठकर उसके साथ डिनर नहीं कर रही। फिर वो कौन सा जानती थी कि आलियान हिफ्जा के भाई का दोस्त निकल कर आएगा और वो इत्तेफाकी तौर पर रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे। मैं अभी आती हूँ, वो हिफ्जा के कान में सरगोशी कर फ़ौरन उठकर चली गई थी। उसे नहीं इल्म था कि वॉशरूम कहाँ है, इसलिए उसने वेटर को रोक कर पूछा। वेटर के बताते ही वो फ्रेश होने चली गई थी। वहाँ से वापसी पर अचानक उसकी निगाह शीशे के दरवाजे पर गई, जिसके पार बैठे शख्स को देख वो मारे खुशी के एक लम्हे के लिए साकित हुई। फिर ज़्यादा कुछ सोचे बगैर वो दरवाज़ा खोलने लगी। वेट मैम। अभी उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो वेटर उससे मुखातिब था। मैम, ये प्राइवेट रूम है, क्या आपकी बुकिंग है? वेटर के सवाल करते ही उसकी पेशानी पर बल पड़े। बुकिंग? वो ज़ेरे लब दोबारा बड़बड़ाई। सॉरी मैम, अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकती। इस वेटर ने बहुत एहतरामन माजरत की। इस लम्हे जोनी ने फिर एक बार आमन की जानिब देखा, और अब इसने नोट किया आमन वहाँ अकेला नहीं है, उसके साथ एक लड़की मौजूद है जिसकी पुश्त थी जोनी की जानिब। आमन को देखने की खुशी में वो उसके साथ टेबल पर बैठी लड़की को बिल्कुल नज़रअंदाज कर गई थी, मगर बुकिंग का सुनने के बाद इससे वो अब नज़र आने लगी। ज़्यादा ना सोचते हुए उसने आमन को कॉल की वहीं खड़े होकर। वो दरवाज़ा साउंड प्रूफ था। वो कुछ नहीं सुन पा रही थी कि अंदर क्या बातें चल रही हैं, लेकिन देख ज़रूर पा रही थी, और उसने देखा आमन ने किस तरह इग्नोर किया उसकी कॉल देखने के बावजूद भी। यकीनन उसने सेल साइलेंट पर कर दिया था, इसलिए वो बासानी इस लड़की से बात कर पा रहा था, जबकि कॉल मुसलसल रिंग हो रही थी। वो कॉल करती रही। उसकी निगाहें आमन पर जमी थी, जो सेल को रिंग होने दे रहा था, मगर दोबारा सेल की जानिब न देखा। मैम, अगर आप कहें तो मैं अंदर जाके सर को आपके बारे में इत्तला दूँ।
वेटर ने उसकी नज़रों का ताक़ुब कर लिया था जो आमन पर ही जमी थी। नहीं, बहुत बिज़ी हैं। एक दिलजली सी मुस्कुराहट उसके हसीन सुर्ख होंठों पर बिखरी। वो शहर में ही था, इतना करीब, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आया, ना उसे बताया कि वो यहाँ आया हुआ है। रहा साहब वो एक लड़की के साथ डिनर कर रहा था, वो भी पहले से बुकिंग करवा कर। वाओ! तो अमन बख्श चौधरी इतनी जल्दी बोर हो गए मुझसे? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। मुस्कुराती हुई वापस आकर अपनी चेयर पर बैठी। यकीनन जब तक वो हवेली में रहती उसकी शादी ना होने देती, इसलिए इस हरजाई ने बड़ी सफाई से उसे साइड में लगा दिया था। ये ख़याल आने पर वो हिफ्ज़ा का छोड़ा मिर्चों वाला पास्ता तेज़ी से खाने लगी। वो पास्ता ज़रूरत से ज़्यादा स्पाइसी था, यही वजह थी कि उसे साइड में रख दिया था हिफ्ज़ा ने। मगर जिस पास्ते को हिफ्ज़ा एक लुक़मा नहीं खा पाई थी, ठीक तरह उसे ज़ोनी ऐसे खा रही थी जैसे कोई बात ही ना हो। दिल में लगी आग को कम करने के लिए वो अपनी ज़बान में मिर्चें लगाकर फ़ोकस हटा रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी आँखों से वो मंज़र नहीं जा रहा था। जब उसने देखा कि अमन ने उसकी कॉल साइलेंट पे लगाई और वापस बात करने में मशगूल हो गए, बाकी टेबल पर मौजूद लोग उससे ही देखने लगे। उसकी नाक सुर-सुर करने लगी थी, इसके बावजूद उसका हाथ नहीं रुक रहा था। रुक जाओ लड़की, उसकी दोस्तों ने उसे रोकना चाहा मगर वो रुक नहीं रही थी, उसे ना रुकता देख आलियान मजबूर हुआ उसका हाथ पकड़कर रोकने पर। क्या हुआ है ज़ोनी? बिनिश फ़िक्रमंद लहजे में पूछने लगी। वो क्या बताती कि क्या हुआ है, जबकि वो खुद भी ठीक तरह नहीं जानती कि चल क्या रहा है उसके इर्द-गिर्द। उसकी आंखें सुर्ख थीं अंगारे की मानिंद, चेहरा टमाटर की तरह लाल। आलियान ने पानी का गिलास फिर से उसकी जानिब बढ़ाया, क्योंकि वो देख चुका था कि उसके होंठ कँप-कँपा रहे। यार बात तो सही है हमारी राइटर साहिबा की कि वो इतनी मेहनत कर रही हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं है बिल्कुल भी। और वाक़ई उनके लिए एक दुःख का बाइस है कि वो इतनी मेहनत कर रही हैं और वाक़ई रोज़ नॉवल लिखना, वो भी एक बंदा अपने माइंड से लिख रहा है, माइंड सेट कर रहा है, तो आसान नहीं होता। यकीनन सर में दर्द और एडिक्शन पता नहीं क्या-क्या शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो, अगर आप लोगों को नॉवल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताएँ, प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करें। और सपोर्ट की ज़रूरत तो वाक़ई होती है। और सही बोल रही हैं कि आप लोगों को जल्दी की ख्वाहिश होती है, राइटर साहिबा हमारी सही बोल रही हैं। लेकिन आप वाक़ई उनकी मजबूरी समझें कि नॉवल लिखना और फिर उसकी वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। और पूरा दिन तो सिर्फ़ एक ऐप ही लिखने में लग जाता है वाक़ई। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपना अच्छा-सा जो है कॉम्प्लीमेंट दिया करें, कमेंट्स अच्छे-अच्छे किया करें, रिव्यू मतलब आप लोग बताया करें ना आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा, आपको चेंजिंग मतलब चाहते हैं, आप अपनी राय का ख़याल तो किया करें, इज़हार तो किया करें, आपकी राय क्या है, आप बोला तो करें आप लोग। अच्छा बुरा जो भी है बोला करें प्लीज़। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड कौन से नॉवल की आने वाली है? यकीनन वफ़ाई यार की तो नहीं होगी, धड़कते दिल की होगी। और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, धड़कते दिल कहाँ ला के रोका है राइटर साहिबा ने। तो फिर इंतज़ार करें आप लोग भी मेरी तरह। यकीनन कल या परसों हमें वो एपिसोड भी मिल जाएगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जो है मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।